ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। अचानक मुझे कोहरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, कभी कभी मैं रात भर जंगलों में ही रहना पड़ता है मुझे। पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई हो मानो। कुछ ही दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर का महीना था और मुझे ऑफिस से कॉल आता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरे घर पर पहुंच जाता है और आपको दूसरे ही दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी है। सख्त आदेश होता है और आपको मनाली के जंगलों में पोस्टिंग मिली है। वैसे मैं अपने फैमिली के बारे में बता दूं तो मेरी एक पत्नी और 15 साल की बेटी है। अचानक आए ट्रांसफ़र ऑर्डर मैंने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया और मेरी पत्नी मेरी तरफ देखने कर बोली, यह भी नौकरी कैसी है? इतने सख्त आदेश की कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अब हम मनाली इतने जल्द कैसे पहुंचेंगे? ये क्या आ रहा हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, ये मेरी पत्नी मुझसे कहती है। मैं बोलता हूँ कि जाना पड़ता है आरती, ये नौकरी का सवाल है। कल हम नहीं गए तो हमारी नौकरी जा सकती है। मैं बोलता हूँ उसकी चिंता मत करो, सरकार ने मुझे वहाँ पर रहने के लिए एक बंगला दे दिया है और घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो जाता हूँ। मनाली तक पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में बंगला दिया गया था, यह मुझे मालूम जरा सा भी नहीं था। जहाँ से शहर कम से कम 20 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था, ठंड अपनी चरम सीमा पर हो मानो। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस बंगले को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस बंगले को देखकर बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगलों के बीच आखिरकार ये बंगला किसने और कैसे बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी मैं रात भर जंगलों में ही रहता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं घबरा कर पीछे की ओर देखा, तब मेरी पत्नी बोलती है, अब क्या इस बंगले को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस जंगल में डाल दिया और तुम्हारे चेहरे पर यह डर कैसा? मैं बोलता हूँ अपनी पत्नी से कि बात को नजरअंदाज करते हैं, चलते हैं यहाँ से, कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात का मेरी बेटी तान्या ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही है पापा, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं बोलता हूँ ना, कोई रास्ता निकाल लेंगे बेटी, चलो अंदर चलते हैं। अब इतना बोलकर मैंने ताले खोल दिए, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मेरी बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। बंगले के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। अचानक बंगले की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय महिला आके खड़ी हो जाती है। सब लोग देख रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और बंगले में अंदर आप कैसे आ गई, क्योंकि बाहर तो लॉक लगा हुआ था। वो महिला बोलती है कि मेरा नाम बिंदिया है साहब, मुझे पता बताया गया है कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है, यहाँ से थोड़ा ही दूर है सर। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने उस औरत से कहा, लेकिन बंगले के बाद तो ताला है ना, फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो महिला रहस्य तरह से मुस्कुराने लगी
पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। फिर भी मैंने जाने दिया। बिंदिया वो औरत बोलती है कि दरअसल मैम साहब, इस बंगले के दो रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना, एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए है, और जो पीछे से आता है। इतने में मेरी पत्नी बोलती है कि तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना, हम सुबह के भूखे हैं। महिला बोलती है, जी आइए, आप लोगों का आपके कमरों दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो बंगला दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी नहीं है ये औरत? आरती कंधे उसका कर मेरी ओर देखकर बोली, इससे अजीब क्या है, वह एक औरत ही तो है। इतने में मैं कहता हूँ कि वह तो मैं भी जानता हूँ, वह औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन उठकर अपने काम पर मैं चला जाता हूँ, और ऐसे ही हमें वहाँ पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि बिंदिया और मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि ये नॉर्मल बात थी, आपको भी पता होगा कि नौकर घर में होते तो हम घुल मिल ही जाते। और पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो यह है कि मैं जब उसी बंगले के करीब रहता तो एक अनजान डर मन में सताया रहता। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से उस बंगले की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि बंगले की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे गालों से बुरी तरह से टकराया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से मेरी ओर आती हुई मुझसे टकरा कर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ठीक बंगले के कमरे में मेरी बेटी और पत्नी की आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, यह सब क्या है आरती? तुम उस औरत की पीठ पर बैठे हुए हंस क्यों रही थी, और जैसे 10 साल की बच्ची हो? हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंजा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसे बड़ा ही गुस्सा फूट रहा था उसके अंदर से, मानो। वो बोलती है, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने पूछा? कुछ देर बिंदिया के साथ क्या हंसी मजाक कर लिया? तूने तो मुझे सवाल करने लगा। आखिर वो तू तड़ाक में बात करने लगती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो सिर्फ तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे के बाहर निकलकर तान्या के कमरे में सोने चली जाती है। मैंने एक बात और नोट की कि तान्या शुरू में स्कूल के एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती थी, मगर अब तान्या ने स्कूल जाने के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिसर से यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता, कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से करवा दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ मक्खियां मार रहा था कि अचानक मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन आ जाता है। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। बड़े खुश होते हुए उसे बोलता हूँ, आज इतने दिनों के बाद अपने दोस्त की कैसे याद आ गई? मेरा दोस्त बोलता, अरे मनाली घूमने आया था तो अपनी फैमिली के साथ सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और भाभी कैसी है और नैना कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था।
मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बुढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आ गया। मैंने देखा वह औरत अधोड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब और मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी बंगले में रहते हो वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दीनू की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का मानो झटका लगाओ। एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की और गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? वो मेरी बात सुनकर वो बुढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो यह है बाबू साहब की कुछ अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था, मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस बंगले में रह रहे हो वो इस सारे इलाके में भूतिया बंगले के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर आए और चले गए और बेचारे बहू तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजदूरी आज मुझे अपनी पत्नी के लिए करनी पड़ती है। बड़ा 5 साल से वो बंगला बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया बंगले में आपने कैसे साफ सफाई कैसे करवाई होगी। उसकी तो बरसों से सफाई नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी के आराम से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से नौकरानी मौजूद थी जो जिसका नाम बिंदिया है और वह मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला होने लगा। उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखों में खौफ सी फट गई। दीनू डरते डरते कम कपाती हुई आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपनी पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी उसकी औलाद नहीं हुई और इसीलिए उसने और उसके पति ने काला जादू कर सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए उन दोनों ने निर्दोष की बलि देना शुरू कर दी थी। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी बंगले के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दीनू की बात सुनकर मैं पूरी तरह से डर जाता हूँ। मेरे दिमाग में सारी बातें आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए ऑफिस से बाहर निकल गया और अपनी कार स्टार्ट करते हुए फुल रफ्तार में बंगले की ओर बढ़ जाता हूँ। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी। कुछ ही देर बाद मैं बंगले में पहुंच गया, मगर जैसे ही बंगले में के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि बंगले में सन्नाटा पड़ा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे बरसों से उस बंगले में किसी ने कदम ना रखा हो। तभी अचानक मेरे कानों में मेरी बेटी और पत्नी की हंसी की आवाज टकराई। मैंने पागलों की तरह पूरे बंगले में उन दोनों की तलाश की, मगर उन दोनों को वो मुझे नहीं मिले। अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई देती है। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो जाती है। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मेरी हैरत की इंतहा तब ना रही जब मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो जाती है और मुझे शैताने वालों अंदाज में घूरने लगती है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे में बेहद भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से लपट कर देखा तो सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में हथौड़ा पकड़ते हुए देखकर हंस रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर मेरी सांसें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी बलि को शैतान ने स्वीकार लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मेरे ऊपर बहुत सी तारीख हो गई और मुझे होश आया तो मैंने खुद को बंगले के बाहर बैठा हुआ पाया।
मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक हथौड़ा था। वह ही हथौड़ा था जो कुछ दिन पहले मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखा था। सामने मेरी पत्नी और बेटी कटी हुई लाशें पड़ी थी। मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, "यू यार अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल, मैं तुम्हें तुम्हारे पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ।" यह सुनकर मेरी चीखने लगा, लोगों को सारी की सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बताया दिया कि उसने खुद मुझे एक कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा। मैं आज भी जेल में हूँ। जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया बंगले के बारे में सोचता हूँ और याद करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की।